नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम लास्ट चैप्टर ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में सेशन 58 में सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर तीन तरह के होते हैं। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, दूसरा जो था वो आपका दैट वाज डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। तो आज के सेशन में हम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा सेशन है 59। दैट इज 59। द टॉपिक इज डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। ये दूसरे तरह का ऑप्टिकल एम्पलीफायर होता है, डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। तीसरा जो एम्पलीफायर था वो हमने बताया था रमन एम्पलीफायर। तो आज के सेशन में हम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। जनरली जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि जो डोप्ड एम्पलीफायर है, जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, उसमें एक्टिव मीडियम प्रयोग होता है। दैट मींस एक्टिव मीडियम इज यूज्ड इन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर हम एक्टिव मीडियम को यूज करते हैं, और हम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक्टिव मीडियम के अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी की डोपिंग कर रहे हैं, यानी कुछ डोपिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसमें। तो इसमें जनरली क्या है, रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट हम इसमें डोप करते हैं। ठीक है, और उसकी डोपिंग जो है वो लाइटली डोप्ड हम करते हैं, लाइटली डोप्ड। ठीक है, यानी डोपिंग का जो लेवल है वो लगभग 10⁻³ पार्ट्स पर मिलियन वेट। ठीक है, यानी बहुत लाइटली डोपिंग हम करते हैं। तो इसीलिए हम इसको डोप्ड ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो एक्टिव मीडियम है उस एक्टिव मीडियम में हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनकी जो एक्टिव मीडियम है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्टिव मीडियम, ये लगभग आपकी जो है वो 10 से 10 to 30 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, रखी जाती है। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करें, हमने कहा ना कुछ एलिमेंट जो कि बहुत रेयर एलिमेंट हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, उनकी हम डोपिंग करते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट में जो आते हैं उनमें एक तो होता है एर्बियम, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये डोप्ड फाइबर में, इर्बियम, जिसे शॉर्ट में ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद बाइटर्बियम, बाय TTERBUIM, विट्रियम, जिसे हम बाई आर बोलते हैं। ठीक है, या थूलियम, THULIUM, थूलियम, जिसे हम TM बोलेंगे। ये वो एलिमेंट हैं जो रेयरली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और होता है, दैट इज प्रेसो डायनामिक, PRASEO MIUM, प्रेसोडाइमियम, जिसे हम पीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर हम बनाते हैं, जैसे कि हमने बताया था, ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर हम एक्टिव मीडियम का प्रयोग करते हैं। अगर हम उस एक्टिव मीडियम में कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डोपिंग कर दें, लाइटली डोपिंग कर दें, तो ये जो एम्पलीफायर है वो आपका डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर कहलाएगा। और अगर हम इसमें जो डोपिंग है वो अगर हम इसकी डोपिंग इर्बियम की कर रहे हैं तो इसको हम इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है, तो इस जो जो भी हम डोपिंग करते हैं इसमें एक्टिव एलिमेंट में, तो इसका जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है,
तो द ऑपरेटिंग वेवलेंथ इज बेस्ड ऑन द डोपिंग मटेरियल। ऑपरेटिंग वेवलेंथ यानी जो भी हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं उसके एक्टिव मीडियम में डोपिंग करके उसकी जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ का जो रीजन है, इट विल डिपेंड ऑन इट विल डिपेंड्स ऑन डोपिंग मटेरियल। डोपिंग मटेरियल यानी किस मटेरियल से हम डोप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो डोपिंग है, जो मीडियम है, जनरली जो मटेरियल है वो इर्बियम का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो हम यूज करते हैं वो इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, ERBIUM, इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। क्लियर है? यानी कि हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना है तो हम रेयर अर्थ जो एलिमेंट है वो इर्बियम को हम चूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए हम यहां पर बात करेंगे, आज का जो हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर पर रहेगा। यानी वो एम्पलीफायर जिसमें हम इर्बियम मटेरियल को प्रयोग करते हैं फॉर द डोपिंग। ठीक है, और कुछ कुछ एम्पलीफायर में कुछ सिचुएशंस में हम पंपिंग एफिशिएंसी और एम्पलीफायर के गेन को बढ़ाने के लिए हम इसमें बाई बी, जो बाई बी यानी कि येटरबियम जो है उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी बाई बी को भी आप ऐड कर सकते हैं फॉर इंप्रूविंग दी गेन एंड फॉर गेन को इंप्रूव करने के लिए, और पंपिंग एफिशिएंसी हमने बताया था ना कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर भी पंपिंग की जाती है फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो इसके लिए हम बाई बी को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो इर्बियम इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, इसे हम बोलेंगे ERBIUM, इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। तो इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर की जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ की जो रेंज है, दैट मींस ऑपरेटिंग वेवलेंथ, वो है आपकी 1530 नैनोमीटर से 1560 नैनोमीटर तक। 1560 नैनोमीटर ये इसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम अब डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके हम ऑपरेटिंग वेवलेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इर्बियम ऑप्टिकल एम्पलीफायर है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि ये इर्बियम ऑप्टिकल एम्पलीफायर कैसे काम करता है, तो जैसे कि हम सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करते थे तो उसमें हम पंपिंग जो करते थे वो एक्सटर्नल करंट इंजेक्शन के माध्यम से करते थे, यानी एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से हम उसमें एक्सटर्नल करंट इंजेक्शन, इसके माध्यम से हम पंपिंग प्रोसेस करते थे। ठीक है, लेकिन ईओडे के अंदर जो इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर है, इन EDFA वी यूज वी यूज ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल पंपिंग, जैसे कि सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर पंपिंग के लिए हम एक्सटर्नल करंट सोर्स, एक्सटर्नल करंट इंजेक्शन यानी एक्सटर्नल करंट इंजेक्शन का प्रयोग करते थे। एक्सटर्नल करंट इंजेक्शन का ये एसओए के अंदर सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर में पंपिंग के लिए एक्सटर्नल करंट इंजेक्शन किया जाता था। लेकिन इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर में हम जो पंपिंग है वो ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग की प्रोसेस में जनरली क्या होता है, फोटोन के द्वारा सीधे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दिया जाता है, यानी सीधा फोटोन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देता है। ठीक है, ऑप्टिकल जो पंपिंग है, जनरली ऑप्टिकल पंपिंग में 3 स्टेज इसमें यूज होती हैं। एनर्जी स्टेट ऑप्टिकल पंपिंग की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल पंपिंग, तो इसमें 3 एनर्जी स्टेट होती हैं। टॉप एनर्जी लेवल, टॉप एनर्जी लेवल
टॉप एनर्जी लेवल, इसको हम कहेंगे पंप बैंड, पंप बैंड, एक्सक्यूज मी। दूसरा हो जाए दैट इज कॉल्ड लेजिंग लेवल, लेजिंग लेवल, इसको हम बोलते हैं मेटा स्टेबल बैंड, मेटा स्टेबल बैंड। जी हमने जब बताया था आपको उस समय पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड एमिशन जो लेजर में बताया था, उस समय भी इसको हमने बताया था वहां पर। और तीसरी जो होती है लेवल दैट इज ग्राउंड लेवल, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बैंड, ग्राउंड स्टेट स्टेट बैंड। ये तीन एनर्जी के लेवल होते हैं जिनमें हम पंपिंग की जाती है। तो पहला जो बैंड है जिसे हम टॉप एनर्जी बैंड बोल रहे हैं, ये जनरली क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल है का बैंड है, जिसमें कि जो टॉप लेवल पे होता है, यानी जिसे आप अगर आपको याद हो तो हमने पहले जो आपको ये मैकेनिज्म बताई थी लेजर की, तो उसमें बैंड डायग्राम में बताता है कि एक आपका जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, और इसके बीच में कहीं पर एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, मेटा स्टेबल स्टेट। तो ये कंडक्शन बैंड जो है ये टॉप एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड ग्राउंड स्टेबल है, और ये मेटा स्टेबल स्टेट जो है वो लेजिंग लेवल है। ठीक है, तो मेटा स्टेबल बैंड में जो कैरियर है, जो चार्ज कैरियर या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, लाइफ टाइम जो है, जो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स यहां कंडक्शन बैंड से, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो ये कंडक्शन बैंड में बहुत कम समय के लिए रह पाता है, यानी लगभग 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत कम समय के लिए ये उस स्टेट में रहेगा। इसके बाद ये जंप अपना कुछ एनर्जी रिलीज करके और ये आपका मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, और मेटा स्टेबल स्टेट में ये ज्यादा देर तक स्टे करता है। उसके बाद ये आपका और एनर्जी लूज करके दैट विल कम इन दी ग्राउंड स्टेट, उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो लाइफ टाइम है वो काफी ज्यादा रहता है मेटा स्टेबल स्टेट में। ठीक है, तो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करके एनर्जी कुछ एनर्जी करके मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा, इसमें काफी देर तक स्टे करेगा, देन इसके बाद ये ग्राउंड में आएगा। जब ग्राउंड में आता है तो यहां से ये फोटोन एनर्जी रिलीज करता है, नॉन रेडिएटिव एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरह से इसकी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो अगर हम सिलिका इर्बियम आयन की बात करें, ट्रांजिशन प्रक्रिया जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम देखें तो कैसे इसमें जो चार्ज कैरियर है वो मूव करता है, तो हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो अगर ये हमारे पास, सॉरी, ये एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है बाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर बैंड, स्टेट बैंड की बात कर रहे हैं, तो ये फोटोन्स का लेवल है यहाँ पर। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम में अगर हम बात करें तो जब कोई भी स्टेट है, ये यहाँ पर हम इसको ग्राउंड स्टेट कहें नीचे, दिस इज दी ग्राउंड एनर्जी स्टेट, जिसमें एक लेवल हो गया ए लेवल, दूसरा हो गया बी लेवल, देन एक हमारे पास मेटा स्टेबल स्टेट है, दिस इज मेटा स्टेबल स्टेट। इस मेटा स्टेबल स्टेट में एक एनर्जी लेवल सी हो गया, ये एनर्जी लेवल डी हो गया, और एक टॉप एनर्जी लेवल है, ठीक है, जो पंप बैंड जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पंप बैंड। ठीक है, ये एनर्जी है आपकी, एनर्जी लेवल है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपका ग्राउंड स्टेट में है, सबसे पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ये हाई एनर्जी प्राप्त करके पंपिंग के माध्यम से, एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से या ऑप्टिकल पंपिंग के माध्यम से एनर्जी दी जाएगी, तो ये टॉप एनर्जी बैंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रक्रिया ये टॉप एनर्जी बैंड में पहुंचेगा, देन यहां से कुछ एनर्जी लूज करके, ठीक है, यहां लगभग ये 1 मिली सेकेंड्स के आसपास रहता है, यहां के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करके ये मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो एक तो ये होता है, यहां से जब ये मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा, इसमें कुछ समय रहने के बाद, इसमें काफी समय रहता है, लगभग 10 गुना टाइम इसमें रहता है इसके, और जब ये यहां से एनर्जी रिलीज करता है तो ये वापस अपना फिर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रिलीज करके आ जाता है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है उस समय पे इसमें एमिशन होता है। ठीक है, उस समय इसमें एमिशन होगा।
तो जब भी ट्रांजिशन होगा इसमें, तो ये पंप ट्रांजिशन कहलाएगा। दिस इज पंप ट्रांजिशन, पंप ट्रांजिशन। तो यहां पर जो एनर्जी है 980 नैनोमीटर लगभग इसमें फोटोन्स रिलीज होते हैं। इसमें जो रिलीज होंगे वो 1480 नैनोमीटर फोटोन्स। तो यहां से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहा है, मेटा स्टेबल स्टेट में जा रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट से और ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो 1550 नैनोमीटर की करता है। ठीक है, अगर कोई स्टेट 1550 नैनोमीटर की एनर्जी रिलीज करता है, जब वो यहां से ग्राउंड स्टेट से इसमें जाएगा तो भी ये 1550 नैनोमीटर। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, तो यानी यहां पर जब ये मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। इसको हम बोलेंगे स्टॉप स्पॉन्टेनियस एमिशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो उस कंडीशन में इसमें जो होगा स्टीमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज स्टीमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो हमें ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। जब वो हायर से लोअर में आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। तो इस क्रिया में हम देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, यहां से अगर देखें नंबर वन जो हमारी पोजीशन नंबर वन पे सबसे पहले देखें, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर टॉप एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो जब पंप बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया एक्साइटेड होकर, वहां से वो अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज करके, ठीक है, एक लेजिंग लेवल में यानी मेटा स्टेबल स्टेट में, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट। तो इन इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जब मेटा स्टेबल स्टेट में सिग्नल आ जाएगा, उसमें जो फोटोन है, अब सिग्नल फोटोन जो है वो लेजिंग लेवल के, क्योंकि लेजिंग लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो सिग्नल का जो फोटोन है वो इस लेजिंग लेवल मेटा स्टेबल स्टेट में जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है इससे ट्रिगर हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी बची हुई जो एनर्जी है इसके पास उसे रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यहां पर ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एक नई फोटोन की रिलीज करेगा। ठीक है, इसका जो जो ये रिलीज करेगा फोटोन, उसका जो वेवलेंथ है सिग्नल फोटोन के बराबर होगी। ठीक है, इससे हमें क्या हुआ, स्टीमुलेटेड एमिशन मिल जाएगा। तो ये कहलाएगा स्टीमुलेटेड एमिशन, ये कहलाएगा स्टीमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टीमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और ये कहलाएगा स्टीमुलेटेड एमिशन, स्टीमुलेटेड एमिशन, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्टीमुलेटेड एमिशन कहलाएगा। तो इसमें जो पंप फोटोन है उसकी जो एनर्जी है सिग्नल, क्योंकि हमें पंप फोटोन जो है उसकी एनर्जी सिग्नल के फोटोन से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए हमें जो पंप वेवलेंथ है, जो हम पंप कर रहे हैं जिस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन को, उसकी वैल्यू सिग्नल की वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से हम देखेंगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो अगर हमें एनर्जी ज्यादा रखनी है तो हमें वेवलेंथ कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पंप एनर्जी हमें ज्यादा रखनी है तो हमें पंप की वेवलेंथ को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये इस तरह से जो हमें डिफरेंट ट्रांजिशन एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारा, जिसमें हम इर्बियम आयन के लिए ट्रांजिशन प्रक्रिया का अध्ययन किया। इसमें जनरली जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंडेड स्टेट से पंप बैंड तक पहुंचता है, का एनर्जी सेपरेशन होता है, तो इसमें जो एनर्जी सेचुरेशन बिटवीन लेवल ए एंड ई, ए और ई के बीच में, यानी ये ई है यहाँ पर। ठीक है, ए और ई के बीच में अगर हम देखें तो टोटल 1.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड है 1.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन ए टू ई। ठीक है, यानी ए से अगर हमें मूव कराना है इलेक्ट्रॉन को, ई बैंड तक लेके जाना है, टॉप बैंड तक, पंप बैंड तक, तो हमें 1.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसे देनी होगी, और इसके अनुरूप जो वेव लेंथ है वो 980 नैनोमीटर होगी।
इसी तरह से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन हमें ए से डी तक लेके जाना है, यानी हमें ग्राउंड स्टेट में भी लोअर लेवल से, और हमें मेटा स्टेबल स्टेट टॉप लेवल में लेके जाना है, यानी ग्राउंड स्टेट के लोअर से टॉप में, यानी कि यहां से जाना है और इसके टॉप लेवल तक। ठीक है, तो इसमें हमें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो 0.841 है, जो कि हमें ए टू डी तक जाना है। ठीक है, 0.841 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो वेव लेंथ है वो 1480 नैनोमीटर है। ठीक है, इसी तरह से ग्राउंड स्टेट से अगर मेटा स्टेबल स्टेट के हमें जाना है, और मेटा स्टेबल स्टेट में भी सी तक जाना है, यानी ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल के सी तक, तो सी का मतलब इस लेवल तक, यहां तक केवल पहुंचना है, तो हमें केवल वहां पर जो एनर्जी लेवल है 0.841 ही चाहिए, इसके लिए भी 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए टू सी। ठीक है, और इसकी जो वेव लेंथ है वो 1530 नैनोमीटर है। इसी तरह से ग्राउंड ए से सी तक, बी से सी में जाना है, यानी इस बी लेवल से, यहां से बी लेवल से केवल सी तक पहुंचना है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें चाहिए 0.755 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बी टू सी के लिए, और इसका जो वेव लेंथ है वो 1600 नैनोमीटर है। तो यानी हमें कैसे, कहां, किस लेवल से किस लेवल तक एनर्जी में लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस एनर्जी हमें इसमें आ, आ, देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन प्रक्रिया को अगर हम समझें यहां पर, तो हम देख रहे हैं कि जो पंप लेजर है वो 980 नैनोमीटर जो हमें मिल रहा है, ए टू ई पंप लेजर 918 नैनोमीटर का फोटोन एमिट करता है ये। ठीक है, जो आयन को एक्साइट करके उसे ग्राउंड स्टेट से पंप लेवल में ले जाता है, ग्राउंड स्टेट से पंप लेवल तक ले जाता है। दूसरा, पंप लेवल के जो एक्साइटेड आयंस हैं वो क्या करता है, यहां पर तेजी से कुछ एनर्जी को रिलीज करके, लगभग 1 माइक्रो सेकेंड वो इसमें रुकता है, 1 माइक्रो सेकेंड पंप बैंड में, 1 माइक्रो सेकेंड में वो कुछ एनर्जी को डिके करके यानी लूज करके वो पंप बैंड से मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, और यहां पर डिके जो होता है वो नॉन रेडिएटिव है, यहां पर यानी कि कोई लाइट का एमिशन नहीं होता, नॉन रेडिएटिव एनर्जी रिलीज करता है, तो वो एनर्जी मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन के रूप में रिलीज होती है, यानी कोई लाइट नहीं निकलती उस समय पे, केवल मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है, और आपका इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। और मेटा स्टेबल स्टेट में ये लगभग 10 नैनो सेकंड तक रहता है, 10 नैनो सेकंड। ठीक है, वो 1 माइक्रो सेकंड तक रहेगा यहां पर, और यहां पर 10 नैनो सेकंड। ठीक है, लाइफ टाइम जो है 10 नैनो सेकंड होती है। यहीं पर जो है वो आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या है, ज्यादातर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटाबॉल स्टेबल में रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पंप वेवलेंथ पर 1480 नैनोमीटर पर लगभग पंप फोटोन की एनर्जी सिग्नल फोटोन की एनर्जी के समान रहती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है मेटा स्टेबल स्टेट में, ये अपनी एनर्जी को लूज करके एक रेडिएटिव एनर्जी रिलीज करते हुए ये मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, और वहां पर वो एक लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिग्नल फोटोन की जो ऊर्जा है ग्राउंड स्टेट में जब आएगा मेटा स्टेबल स्टेट बैंड के, तब आयन कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा ग्राउंड स्टेट में मेटा स्टेट तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट तक पहुंचता है, तो उसमें वो क्या करेगा, कुछ आयंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, उसे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहेंगे, यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में जाएगा। लेकिन कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट से अपनी एनर्जी को रिलीज करके जब ग्राउंड स्टेट में आता है, तो हम बोलते हैं उसे स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये हमारा है एक तरह से, दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ दी ईडीएफए, उसका एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये इसमें हमें जनरली 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हमें इसमें मिलते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा को डायरेक्शनल, जो पंपिंग प्रक्रिया है, क्योंकि हम देखें हमारा ओवरऑल जो एम्पलीफिकेशन है वो हमें पंपिंग पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं इर्डियम डोप्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, फाइबर एम्पलीफायर, इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, तो इसमें हम एक पंप लेजर यूज करते हैं, पंप लेजर,
ठीक है। एक पैसिव वेवलेंथ कपलर, पैसिव वेवलेंथ कपलर, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोलेटर, ऑप्टिकल आइसोलेटर, ठीक है। टॉप कपलर, टॉप कपलर, ये सारी चीजें हम एक किसी भी इडियम ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टॉप कपलर है वो वेवलेंथ के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जो सेटिंग स्प्लिटिंग रेशियो है वो 99:1 और 95:5 तक हो सकता है, यानी स्प्लिटिंग रेशियो 99/1 और 95/5, ये स्प्लिटिंग रेशियो इनका हो सकता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। ऑप्टिकल आइसोलेटर जो हम इसमें देख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोलेटर जिसे OAB कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोलेटर का जो यूज है हम डिवाइस में, एम्पलीफाइड जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसे रिफ्लेक्ट बैक ना हो, इसलिए हम आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। आइसोलेटर क्या है? एक तरह से एक सर्किट से दूसरे सर्किट के बीच में एक आइसोलेटर आपने यूज कर दिया, तो यहां से सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता, तो एक तरह से वो आपके जो लॉस है उसको वो रोकता है, ठीक है। एक तरह से नॉइस को रिड्यूस करता है, जिससे एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, विल टॉक अबाउट दी EDFA के अगर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इरिडियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, इसके कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होंगे? तो जनरली इसके तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर हम एक सिंपल डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर बनाएं, तो सबसे पहले हम देखें तो हमने सबसे पहले क्या कैसे बनाएंगे इसको, एक इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक इनपुट सिग्नल है, देन इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है टेप से, टैपिंग की हुई है यहां पर। देन एक एक ऑप्टिकल आइसोलेटर हमने यूज किया हुआ है यहां पर, दिस इज OI। देन WSC, ये हमारी पंप है, पंप, यहां से हमने पंप लेजर यूज की हुई है, पंप लेजर। पंप लेजर, देन ये हमारे पास यहां हमने ये फाइबर यूज की हुई है, इसे हम बोलेंगे इडियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, ये हमने लगाया है यहां पर। और यहां पर फिर हमने एक ऑप्टिकल आइसोलेटर लगा दिया, ऑप्टिकल आइसोलेटर। और इस ऑप्टिकल आइसोलेटर के बाद फिर हमने फिर दोबारा टेपिंग कर दी इसकी, और देन हमें आउटपुट सिग्नल मिल गया, आउटपुट सिग्नल। तो ये हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी ऑप्टिकल एम्पलीफायर के लिए। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो पहला कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारा, को डायरेक्शनल पंपिंग है, को डायरेक्शनल पंपिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पंप की जो लाइट पंप लाइट है, उसको हम डायरेक्शन, जो इनपुट सिग्नल है हमारा, जो सिग्नल फ्लो है, उसी डायरेक्शन में इंजेक्ट करते हैं। अगर हम यहां देखें तो हमने जिस डायरेक्शन में सिग्नल इंजेक्ट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में पंप लाइट इंजेक्ट हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इसे हम काउंटर डायरेक्शनल कपलिंग या को डायरेक्शनल पंपिंग कहते हैं, जिसमें पंपिंग लाइट की डायरेक्शन और सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। दूसरा जो हमारा हो सकता है मेथड, वो है हमारा काउंटर डायरेक्शनल पंपिंग, ठीक है। काउंटर डायरेक्शनल पंपिंग, दैट इज कॉल्ड काउंटर डायरेक्शनल पंपिंग। यानी कि अगर आपके सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन और पंप लाइट की डायरेक्शन अगर सेम है, तो उसे हम को डायरेक्शनल पंपिंग कहेंगे। अगर हमारे पंप की डायरेक्शन, मतलब सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन और पंप की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम उसे कहेंगे काउंटर डायरेक्शनल पंपिंग, ठीक है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो पंपिंग है उस पंपिंग को, जो पंपिंग है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। यानी दूसरे तरह का अगर मैं इसे बनाना चाहूंगा तो मुझे जो पंपिंग है वो पंपिंग यहां यूज करनी पड़ेगी। ये हमारी लाइट पंपिंग है। ठीक है, तो इसमें देखें सिग्नल की डायरेक्शन ये है और पंपिंग की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसे हम कहेंगे काउंटर डायरेक्शनल पंपिंग। ठीक है, इसमें पंप लाइट और सिग्नल फ्लो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। और तीसरा जो टाइप होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल पंपिंग। ड्यूअल पंपिंग, ड्यूअल पंपिंग स्कीम में हम क्या करते हैं, इसमें को डायरेक्शनल पंपिंग और काउंटर पंपिंग दोनों तरह की पंपिंग का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास हो गई को डायरेक्शनल पंपिंग, ये तो हो गई यहां से अगर आपने यूज किया तो ये को डायरेक्शनल पंपिंग हो गई यहां पर, ये को डायरेक्शनल पंपिंग। और जो काउंटर पंपिंग है, काउंटर जो अपोजिट में हम यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे पर करते हैं, तो जनरली उसको हम देखेंगे तो वो यहां कहीं यूज होगा आपका। यानी यहां पर आपको एक पंप और यूज करना पड़ेगा, यहां पर आपने यूज कर लिया और यहां पर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर एक पंपिंग इसको दे रहे हैं। तो इस तरह से इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। इसमें जो दूसरे टाइप का था उसमें ये WSC जो आप यूज करेंगे वो WSC ये वाला नहीं होता, ये वाला WSC नहीं होगा वहां पर। केवल अगर जिसमें काउंटर डायरेक्शनल की बात करें तो काउंटर डायरेक्शनल के केस में आपको केवल एक साइड में, यानी कि ये पंप यहां पर नहीं होगा, केवल, सॉरी, इसमें केवल ये आपके पास ये सीधा इससे जुड़ा होगा और ये केवल WSC इधर यूज होगा। तो ये आपका काउंटर डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, तो यानी कि काउंटर डायरेक्शनल और को डायरेक्शनल पंपिंग अगर दोनों एक साथ यूज करें तो हम उसे ड्यूअल पंपिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा इस तरह से एडीएम डोप्ड एम्पलीफायर होता है। इसके साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक हम एक बार बता चुके हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जनरली एम्पलीफायर की लेंथ वर्सेस गेन में हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो गेन वर्सेस एम्पलीफायर लेंथ, इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक अब देखें, ये हमारे पास इसमें एम्पलीफायर लेंथ है मीटर में, लेंथ कितनी यानी डिस्टेंस पे हम एम्पलीफायर को लगा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर गेन है। तो एम्पलीफायर लेंथ और गेन के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जनरली वो ये -10 मान लीजिए, -10, 0, 10, 20 ये गेन है, 30 इस तरह से। तो गेन इसका जो है वो हम देखें तो कुछ इस तरह से, ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी ड्रॉ होती है। तो इसमें देखें पंपिंग पावर जो है 1 मिलीवॉट, ये अलग अलग पंपिंग पावर के लिए ये 1 मिलीवॉट, ठीक है, ये 2 मिलीवॉट, 3 मिलीवॉट, 4 मिलीवॉट ऐसे है। तो इसमें अगर हम इसको हम देखें तो एम्पलीफायर की जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गेन आपका बढ़ता जाता है। देखें आप यहां से जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं या लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे गेन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये गेन पंपिंग पावर पे भी निर्भर करता है। जैसे जैसे पंपिंग पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे लंबाई के साथ गेन फिर उसके बाद घटने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पंपिंग पावर अगर कम रखेंगे आप तो कुछ लंबाई तक गेन बढ़ने के बाद कुछ वो घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से वर्सेस गेन लेंथ वर्सेस गेन वर्सेस लेंथ पे हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है वो होती है आपकी गेन वर्सेस सिग्नल पावर, गेन वर्सेस सिग्नल पावर, गेन वर्सेस सिग्नल पावर, यानी ये पावर डीबी में हम नोट करते हैं। तो गेन वर्सेस सिग्नल पावर में अगर हम ड्रॉ करें कैरेक्टरिस्टिक तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलती है, इस तरह से।
तो इसमें भी आप देखें तो पंप का लेवल जो है वो फिक्स है, इनपुट पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गेन का जो एम्पलीफायर है वो कांस्टेंट है। देखें आप जैसे जैसे सिग्नल पावर बढ़ा रहे हैं लेकिन गेन जो है एम्पलीफायर का गेन वो कांस्टेंट है। लेकिन एक सैचुरेशन आने के बाद फिर देखें कि उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ज्यादातर देखें तो इनपुट पावर बढ़ाने पर भी एम्पलीफायर का गेन जो है वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि सैचुरेशन ना मिल जाए। जैसे ही हमें सैचुरेशन मिल जाता है उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गेन वर्सेस पावर, सिग्नल पावर जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद इसमें टर्म आता है एम्पलीफायर नॉइस। एम्पलीफायर नॉइस, तो एम्पलीफायर नॉइस की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जो नॉइस जनरेट होती है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जो नॉइस जनरेट होती है उसे एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। जनरली एम्पलीफाइड यानी कि एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एमिशन, एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसे ASE भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम ये कहते हैं कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर जो नॉइस जनरेट हो रही है उसे हम एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं, यानी उसे नॉइस बोलते हैं। ये नॉइस एम्पलीफाइड मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स तथा होल के स्पॉन्टेनियस रिकॉम्बिनेशन की वजह से जनरेट होती है। यानी कि जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये नॉइस जनरेट होती है, इसीलिए इसे हम ऑप्टिकल एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। ये एक तरह से नॉइस है। तो ऑप्टिकल सिग्नल जब जब ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जब ये जाती है तो ये ऑप्टिकल सिग्नल के साथ साथ ये नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाती है। ठीक है, तो एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन एक तरह से एक एम्पलीफाइड नॉइस है। तो ये दिस इज अ एम्पलीफायर नॉइस। अगला जो इसमें होता है दैट इज ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइस रेशियो जिसे हम OSNR बोलेंगे, ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो जब हम कोई ट्रांसमिशन लिंक देखते हैं तो एक ट्रांसमिशन लिंक में अगर हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लिंक है, इस ट्रांसमिशन लिंक में एक से ज्यादा ऑप्टिकल एम्पलीफायर हो सकते हैं। ठीक है, जब सिग्नल किसी ऑप्टिकल रिसीवर में एंटर करता है तो उसमें एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी कि जो नॉइस है यानी ASE है उसका जो लेवल है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर जो नॉइस है वो एम्पलीफायर के साथ में ऑप्टिकल सिग्नल के साथ में वो भी एम्पलीफाई हो जाती है। और जब किसी ऑप्टिकल लिंक में एक से ज्यादा ऑप्टिकल एम्पलीफायर है तो उसमें जो एम्पलीफाइड स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो नॉइस है, ASE नॉइस है, उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉइस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अतः हमें उसे ऑप्टिकल टू नॉइस रेशियो पैरामीटर को हमें कैलकुलेट करना होता है। ऑप्टिकल टू जिसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल टू नॉइस रेशियो, ऑप्टिकल टू नॉइस रेशियो, तो इसे हम बोलेंगे OSNR। OSNR ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, इस पैरामीटर को जब हम कैलकुलेट करेंगे OSNR, इसे हम डीबी में कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 log P आउट अपॉन PASE। PASE यानी कि P आउट क्या है, ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट पावर, P आउट है ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट, ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट। और PASE क्या है, PASE दैट इज ASE ऑप्टिकल नॉइस यानी एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन जिसे हम बोलते हैं ASE नॉइस पावर। ठीक है, नॉइस पावर। इन दोनों का हम लॉग ले लें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें OSNR मिल जाता है। जनरली OSNR को मेजर करने के लिए हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर का यूज करते हैं। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर।
ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है, इसके द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर को हमने अध्ययन कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। अगले सेशन में हम रमन एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।